दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ वैथ। देखिए, जो लास्ट में वीडियो चल रहा था फंक्शन का, उसके कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं और फिर हम लोग डिफरेंशिएशन लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ चलेंगे एंड ऑलमोस्ट उसे ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, मैंने 3 वीडियो और देने का आप लोगों को वादा किया है और वो सारी वीडियोस थोड़ी बड़ी होंगी और ऑलमोस्ट वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा, सारा ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द MCQs। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला लास्ट में छोड़ा था, वैसे तो और भी क्वेश्चन बोले थे मैंने लगाने को। यहाँ तक मैंने बोले थे कि आप इस क्वेश्चन तक का लगा करके मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन मुझे बताना है यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ से बात करते हैं। देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे आप, इसमें देखिए क्या बोला है, जब x होगा यहाँ पर तो 2 की पावर में और 2 की पावर में लगा होगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, f ऑफ x प्लस वाई, तो f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, f ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ x माइनस वाई, मतलब ये तो फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई एंड इंटू एफ ऑफ x माइनस वाई। तो कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। सो 2 पावर, इसके लिए 2 पावर x प्लस वाई प्लस 2 पावर माइनस x प्लस वाई होल अपॉन 2। ठीक है, और इनटू में क्या लिखना है, इनटू में ये वाला x माइनस वाई इंटू 2 टू द पावर, यही करना है, पुट आपको ऐसे करना है, x माइनस वाई प्लस 2 पावर माइनस x माइनस वाई होल अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2 4 हो गया, और ऊपर में ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई भी होंगी। ठीक है, तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब ये वाला पार्ट इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे इसमें, तो 2 इंटू 2 तो बाई 2 तो मल्टीप्लाई हो, पावर्स ऐड होंगी, पावर्स ऐड होती है ना, पावर ऐड होगी तो y टू y कैंसिल हो जाएगा ऐसे में। तो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा क्या, 2 पावर 2x बन जाएगा, और फिर इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो ऐसे में माइनस x यानी x कैंसिल हो जाएगा और 2y बचेगा, तो प्लस 2 पावर 2y। और जब इस वाले मटेरियल का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा, इसमें माइनस x माइनस वाई है, इसमें क्या होगा प्लस x है, तो यहाँ पे माइनस 2y बच जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं। उसके बाद यही जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, वहाँ पे माइनस वाई है, तो वो कैंसिल होगा और माइनस एक्स ऐड हो जाएगा तो 2 पावर माइनस 2x हो जाएगा, होल अपॉन 2 टू ज़ा 4 हो गया। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये इनको अगर आप एक साथ लेने की कोशिश करें, मतलब इस वाले पार्ट को, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, 2 पावर माइनस प्लस 2x और 2 पावर माइनस 2x, इसको एक साथ लेंगे और नीचे ये इसका एक 2 ले लेंगे तो ये भी अलग हो जाएगा और वो भी अलग हो जाएगा। अगर हम अलग अलग करने की कोशिश करें तो क्या बनेगा ज़रा देखते हैं। देखिए तो ये बनने वाला ये कुछ इस तरीके से है, 2 पावर 2x प्लस 2 पावर माइनस 2x होल अपॉन 4 अलग कर दिया, प्लस 2 पावर 2y और प्लस 2 पावर माइनस 2y अपॉन 4, ये भी अलग हो गया। तो अगर इसमें से एक 2 इसको दे दिया जाए तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का फंक्शन बन जाएगा, 2 पावर x है तो 2 पावर 2x हो जाएगा, तो फंक्शन के अंदर 2x हो जाएगा यहाँ पे और 1/2 बचेगा क्योंकि एक 2 इसको मिल गया, और 1/2 यहाँ से जाएगा और यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2y बचेगा। और 1/2 अगर आप दोनों में से बाहर ले लें तो f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2y बचेगा। तो आई थिंक आंसर नंबर ए आपका आ गया होगा, ये भी शायद मैंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है। ठीक है, देखिए भाई इसमें क्या कह रहा है, अगर फंक्शन में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फंक्शन में 1 अपॉन एक्स का 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हमें एफ ऑफ 2 चाहिए। तो एफ ऑफ 2 किस तरीके से आ सकता है देखिए ज़रा। तो एफ ऑफ 2 लेने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं हम, चलिए एफ ऑफ 2 लाए तो इसमें, तो हम एक काम करते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 इसमें पुट कर ही देते हैं। तो क्या बनेगा इक्वेशन, 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 और माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये तो 2 स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 स्क्वायर मतलब 4 लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, अभी काम और करिए, x की वैल्यू 1/2 रखिए ज़रा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/4। एक काम करते हैं, देखिए दिमाग यही लगाया मैंने इसमें कि हमें तो चाहिए एफ ऑफ 2, 1/2 तो चाहिए नहीं, तो एक काम करेंगे, ये 2 इक्वेशन हो गई। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए लिखा है 2 इंटू एक्स और ये लिखा है 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4, और ये क्या लिखा है 2 इंटू वाई
और 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो आपको एलिमिनेशन आता है करना, है ना, एलिमिनेशन करना आता होगा। एलिमिनेशन में हम लोग एक काम करते हैं, हमें एफ ऑफ 1/2 तो चाहिए नहीं, तो एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है हमारा, इक्वेशन 1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का और उसे ऐड कर देते हैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करके 3 का। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 4f(2) और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 6f(1/2) इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई किया 8 हो गया। नीचे आएगा आपका क्या, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे थे आप, तो 3 2 ज़ा 6f(½ और 3 का मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में करेंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9f(2) और ये हो गया भाई 3/4। जैसे आप इसे ऐड करेंगे, जैसे आपने ऐड किया तो क्या होगा, ये वाला देखिए सीन इससे कैंसिल, 4f(2) में से 9f(2) माइनस होगा तो -5f(2) आया और राइट हैंड साइड में आप इसे ऐड करेंगे, सो 8 4 ज़ा 32, 35/4, 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ पे f(2) आएगा -7/4। ठीक है, देखिए जो आंसर आपको नंबर ए दिख रहा होगा वही इसका आंसर है। तो बात समझ में आई, ऐसे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। हाँ, हो सकता है ये थोड़ा सा आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन फिर भी हम लोग को उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, हो सकता है आ जाए, क्योंकि आपका जो फाउंडेशन ऑफ मैथ्स है यानी बेसिक मैथ्स है उसका सेकंड वाला एग्जामिनेशन है, फर्स्ट वाला नहीं है। फर्स्ट वाला थोड़ा सा इजी होता है, सेकंड वाले में थोड़े से टफ मटेरियल होते हैं, थोड़े से टफ, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। ठीक है, तो नेक्स्ट पे देखते हैं। देखिए हो गया ना ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपका क्या था, ए वाला। ठीक है, और कह रहे हैं कि फंक्शन आर से आर में है, डिफाइंड बाई f(x) = 2x + mod x। देखिए इससे कम से कम फंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले, ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। तो कह रहे फंक्शन ऑफ 2x और फंक्शन ऑफ -x और फंक्शन ऑफ x, ये फाइंड आउट करना है। तो कुछ करना नहीं है, इसी पे उठा के रख देना है। क्या यहाँ पे क्या कहता है, फंक्शन कहता है जो इसके अंदर लिखा है उसको एक बार यहाँ लिख दो और मॉड में लिख दो। तो 2x है तो भैया क्या होगा, 2x x कीजिए 2x और यहाँ भी 2x हो जाएगा, माइनस है प्लस है तो रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे ना। इसका आंसर मुझे चाहिए, नहीं होगा तो बताइएगा मुझे। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो रेंज डोमेन कोडोमेन आता है वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ ना 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो इसी की बात। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रेंज चाहिए, तो रेंज से पहले आप देख लीजिए डोमेन में आप क्या कर सकते हैं। डोमेन मतलब वो वैल्यूज़ जो आप x की रख सकते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन थोड़ा सा आपका मज़ेदार है, हम एक काम करते हैं फंक्शन में x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और नीचे भी देखिए फैक्टराइज हो रहा है x + 2। ठीक है, आपका मन है x को कैंसिल करने का, कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो अभी कैंसिल नहीं करना होता है आपको, कैंसिल तो होगा लेकिन क्या यहाँ से देख करके आप बता सकते हैं कि x की क्या वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप 0 रखेंगे तो 0/0 बन जाएगा जो कि इनडिटर्मिनेट है, नहीं रख सकते। और अगर आपने x की वैल्यू -2 रख दी तो भी नीचे 0 बन जाएगा, तो ये दोनों भी आपको नहीं रखना है। तो यानी डोमेन में इन दोनों को छोड़ करके अगर पूछता है इसमें डोमेन क्या होगा, तो डोमेन भी आपको समझा दे रहा हूँ कि आर रियल नंबर में से क्या क्या नहीं रखना है आपको, 0 और -2 नहीं रखना है। तो ये तो डोमेन हो गया, हालांकि डोमेन नहीं पूछा है, आगे क्वेश्चन में पूछ सकता है इसलिए मैंने बता दिया। तो जब डोमेन में आपको 0 और 2 आप नहीं रख सकते हैं, तो रेंज में भी इनके द्वारा पाई गई वैल्यू नहीं आएगी। मतलब आप ज़रा सोचिए, जब आप 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है, अगर 0 देखिए इरेज हो गया, आई एम सॉरी, जो आया था हमारा वो रियल में से हमें क्या क्या नहीं लेना था, 0 नहीं लेना था और -2 नहीं लेना था, आई थिंक, यस। तो अभी ज़रा सोचते हैं, ये तो x की वैल्यू है कि हमें क्या नहीं लेना है। अब थोड़ा सा ये सोचिए, अगर हम उस फंक्शन में ये 0 रख देते तो क्या होता। 0 रखते कैसे रखते भाई, पहले अब जब रखने वाली होती है बात, तो हम लोग जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर सकते हैं। सो यानी यहाँ पे अगर हम 0 इसको कैंसिल कर देते तो हम 0 अब पुट करते, सो 0 - 1/0 + 2 दैट मीन्स -1/2, यानी -1/2 हमारा आंसर में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी ये चीज़ क्या है, रियल में से कम तो हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अभी 1 कैसी बात करें,
1 इस पे बात हो सकती है, लेकिन -2 अगर हम रखेंगे तो सडन तुरंत 0 आ जाएगा, x तो कैंसिल हो गया था। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, और उस तरीके को ज़रूर अप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ क्या देखिए, हम इसको लेट कर लेते हैं y, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सो y² प्लस 2yx इज इक्वल टू x² माइनस एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले आइए और कॉमन ले लीजिए, तो y-1 हो गया, और यहाँ पे आपका x कॉमन जैसे लिया तो 2y+1 हो गया। अब यहाँ पे आप x के लिए सॉल्व करेंगे, एक तरीके से सोच लीजिए आप x के लिए सॉल्व करें, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। सो आप x जैसे ही कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा x टाइम्स 2y-1 सॉरी y-1 और प्लस 2y-1 इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और एक x की वैल्यू तो 0 थी, वो तो ठीक है। और दूसरी यहाँ पे देखते हैं x इज इक्वल टू, जैसे इसको सॉल्व करेंगे 1 - 2y अपॉन y-1 डिवाइड में चला जाएगा ये। तो आप यहाँ से उल्टा भी सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या नहीं रख सकते, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख देंगे तो नीचे 0 बन जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम y की वैल्यू 1 भी नहीं रख सकते। तो एक वहाँ से मिला कि -1/2 नहीं आ सकता, और 2 वाला चेक हो नहीं रहा था, इसका मतलब एक और आंसर आता, तो इस वजह से हमको ये भी करना पड़ गया। तो यानी हम जो हम क्या कहते हैं 1 रखेंगे तो भी हमारा वो इन्फिनिटी बन जाएगा या डज नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम r में से -1/2 और 1 दोनों ही नहीं रख सकते। सो आंसर है सी। आई होप कि ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला ना कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे तो वो समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 बार फंक्शन लगाया हुआ है, इसी को बोलते हैं सीरीज़, फंक्शन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं इसको, ठीक है। 3 बार f(2) लिखना है, ठीक है। अच्छा भाई, तो एक काम करते हैं ना, एक बार f(2) निकाल लीजिए। एक बार f(2) जैसे करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 + 1 3, और 3 अपॉन कितना आया 1, तो 3 आ गया एक तरीके से f(3), है ना। तो एक फंक्शन का तो काम हो गया, अभी 2 फंक्शन और लगे हुए हैं इसके पीछे, है ना भाई। इसकी वैल्यू 3 आ गई तो इसके पीछे 2 और लगा दीजिए। अब f(3) क्या करेगा, फिर से भाई हम यहाँ पे 3 रख दीजिए, है ना। तो आंसर बताइएगा, सिंपल है, आप करेंगे 3 बार फंक्शन लगाना है, ठीक है ना। बता ही देता हूँ, नहीं तो मुझे लग रहा शायद बता देना चाहिए। जैसे आपने f(2) निकाला, 3 आया, तो अभी 2 बार फंक्शन और बचा है, तो अब एक बार और फंक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, फिर से वही काम करेगा, क्या ऊपर में 1 जोड़ देगा और नीचे में 1 घटा देगा। तो 3 + 1 4, 4/2, 2 से 2 बार में कैंसिल हो, फिर f(2) आया, फिर से f(2) की वैल्यू कितनी आएगी 3। सो आंसर इज सी। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, ये आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो 4 ऑप्शन है उसके नीचे लिख दिया मैंने, यहाँ पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी कुछ वैसा ही है कि f(x) = x है, g(x) = 1/x है, तो f(x) × g(x) का मल्टीप्लिकेशन अगर h(x) के इक्वल हो देन h(x) = 1 फॉर, कह रहे हैं h(x) 1 कब आएगा, इनमें से क्या लेने पर हमारा h(x) 1 आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सोच करके जवाब देना है, ठीक है। कह रहे कि ये 1 कब होगा। अच्छा ठीक है, चलिए मैं कर लेता हूँ, f(x) और इंटू g(x) में कर रहा हूँ, और ये h(x) के इक्वल आ रहा है, h(x) के इक्वल ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ है। तो भैया ठीक है, रख देते हैं x × 1/x। भैया हो, आप तो सोच रहे होगे मन में फटाक से कि चलिए x से x को काट दें सर, तो 1 तो वैसे ही आएगा, मतलब x की कोई तो वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ तो रख सकते हो x की जगह पे, 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या रख नहीं सकते, रख केवल एक चीज़ नहीं सकते कि कभी बाई चांस अगर x की जगह 0 आ गया तो आप 0 से 0 को कट नहीं कर सकते। क्यों, ये बात गलत होगी, क्योंकि ये बना लेगा 0/0 और नॉन ज़ीरो फैक्टर्स ही काटे जाते हैं, ये तो हमने गलत चीज़ बताई है, ठीक है। ये जो हमने ऐसे काट दिया ये गलत हो गया, तो ये केवल 0 जब हम रखेंगे तभी गलत होगा, यानी रियल नंबर में केवल आप 0 हटा दीजिए, और 0 हटा देंगे तो इसमें से सारे वैल्यूज़ आपके यहाँ सॉल्व हो सकती है। सो आंसर कौन सा है, डी वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका ये फंक्शन, कह रहे f2002 की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक काम करिए, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। एक काम करते हैं, पावर 4 है ना, उसको पावर 2 में कन्वर्ट करते हैं, sin² x इंटू sin² x कर देते हैं, और sin² x है उसकी जगह पे 1 - cos² x लिख देते हैं, ठीक है, प्लस cos² x। और नीचे में क्या करेंगे, इसका उल्टा, cos की पावर 4x को हम कन्वर्ट कर देंगे cos² x
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और एक कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे, एक कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा। जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और एक ये कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा तो 1 लिख दिया मैंने, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ पे भी देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और जब ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए पूरा कैंसिल हो गया तो 1 आ गया ऑलवेज। तो ये जब 1 आ गया भैया, बात समझिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक तरीके से घुमा फिरा के 1 आ गई, तो आप जरा सोचिए फंक्शन जो भी है 1 दे रहा है आपको, कांस्टेंट दे रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखिए ये ऑलवेज आपको 1 ही देगा। दैट मीन्स कि अगर एफ 2002 है तो भी 1 देगा, एफ 1 CR यानी 1 करोड़ है तो भी 1 देगा, एफ 1 एक पेटी मतलब 1 लाख तो भी 1 देगा, ठीक है। एक खोका खोका करोड़ वो भी 1 देगा, ठीक है ना। एक खोखा हो 10 खोखा हो, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऑलवेज क्या आंसर आना चाहिए इसका, ऑलवेज इट विल बी 1। देखिए द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड, ऐसे डिफाइंड, देखिए ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, इसका ये न्यूमरेटर जैसा नहीं लग रहा, डिनोमिनेटर जैसा नहीं, न्यूमरेटर जैसा है। सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। कह रहा है एफ ऑफ आर क्या होगा, इसका जो एफ ऑफ आर होगा वो क्या होगा, कहाँ तक जा सकता है फंक्शन, ठीक है। तो देखिए ज़रा समझते हैं इसको भी। देखिए इसको जब आप ब्रेक करेंगे देन यू विल गेट व्हाट, थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जैसा कि ऊपर वाले में किया था। ये जैसे इसके साथ जाएगा तो आ जाएगा आपका 1, क्योंकि इसके साथ मैच करेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मेरी बात समझिएगा। अब एक काम करते हैं, 1 माइनस 4 का डिवाइड करते हैं और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो 4 का हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसको हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, और 2 का स्क्वायर हम इसके साथ लिख ले रहे हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स का होल स्क्वायर, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए जानबूझ करके 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। चालाक हूँ मैं, बहुत चालाक हूँ, ठीक है, आपको भी चालाक बनना पड़ेगा। तो ये हो गया साइन 2x का होल स्क्वायर, इतना ठीक है। अब एक काम करते हैं, स्क्वायर में हम लोग जो वैल्यूज़ हैं वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव होता है, तो उसको पावर 1 में बदलना है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा में होता है, देखिए करते हैं उसको। और फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना ये। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल अपॉन 2, ये तो होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो अप्लाई जैसे करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 1 माइनस 1/4 और साइन स्क्वायर 2x है, थीटा के बेस पर 2x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ पे कर दीजिए, और ये आपका हो गया -1 और प्लस कॉस 4x होल अपॉन 8, ठीक है। अब 8, वैसे इसे एलसीएम नहीं भी लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, एलसीएम ना ही लीजिए, क्योंकि सोचना ही तो है, आपको बताता हूँ कैसे सोचना है। सो 1 माइनस, आपका माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा आपका, माइनस को मैं अंदर भेज देता हूँ और प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। सो हो जाएगा ये अपना -1 प्लस कॉस 4x होल अपॉन 2, ठीक है भाई। अच्छा अब क्या रहा है कि अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। एक सेकंड नीचे तो 8 होगा ना भाई, 4 2 8, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो एफ ऑफ आर लिखा हुआ था उसका मतलब है क्या मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल सकती है रेंज की, और क्या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 आती है और मिनिमम वैल्यू -1 आती है। तो एक बार हम यहाँ पे -1 रखते हैं, जो कॉस थीटा होता है बच्चों वो -1 से +1 के बीच में होता है, तो वो वैल्यूज़ को आपको यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा। रखते हैं फिर, और क्या 1 रखते हैं, और अगर +1 रखते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 1 रखने पे, -1 + 1 0, तो यानी कुल मिला के मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 आ जाती है। और
जब आप -1 यहाँ पे पुट करते हैं बच्चों, तो -1 -1 -2 हो गया, और -2 अपॉन 8 विल बिकम -1/4। सो 1 -1/4 बन जाता है, और ये 3/4 बन जाता है बच्चों। मेरे बच्चे, तो आंसर क्या आता है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, और यहाँ भी इक्वल लगा हो तो भी क्लोज इंटरवल होगा। सो द आंसर इज़ व्हाट? आंसर इज़ सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पेश किया जाए। x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल टू 0, -4 से +4 के बीच में। 0 नहीं लेना है, -4 से +4 के बीच में, लेकिन 0 नहीं लेना है। अच्छी बात है। कह रहे कि जो फंक्शन है वो a से लेके r में मैच करता है। डिफाइंड बाय फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x। तो मेरे बच्चों, ये बहुत ही फेमस फंक्शन है। f(x) इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x। इसे सिग्नम फंक्शन बोला जाता है, SGN फंक्शन है ये। सो ये फंक्शन अपने आप में ही क्या देता है, नाम लिख लीजिएगा, ज़रूरत नहीं है। ये 3 वैल्यूज़ देता है हमें। क्या? सबसे पहली वैल्यू देता है +1, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। जब x की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 देता है, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो ये -1 देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसने पूछा है कि अगर हम x बिलोंग्स टू a लें, मतलब, तो आप समझ सकते हैं कि x इक्वल टू 0 को तो नहीं लेना है, तो ये वाला पार्ट केवल नहीं लेना है। तो आंसर में क्या क्या होगा? सिर्फ हमारा -1 और +1। सो आंसर इज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट है आपका f(x) गिवन है, g(x) गिवन है, वैल्यूज ऑफ x सच दैट g ऑफ f(x) इज इक्वल टू 8। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए अगर g ऑफ f(x) इज इक्वल टू 8 आता है। क्या है भैया? g के अंदर f(x) रखना है तो रख दीजिए। g के अंदर f(x) रख रहे हैं मतलब 2x + 3 रख रहे हैं, और वो 8 के इक्वल आ रहा है। और g क्या करता है? अपने अंदर की वैल्यू का पहले स्क्वायर करता है, उसमें 7 ऐड करता है, तो इसका स्क्वायर करिए और उसमें 7 ऐड कर दीजिए, 8 के इक्वल कर दीजिए। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। कर लेंगे, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसमें से जो ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, वो मैं बता रहा हूँ आपको, और जो फालतू के हैं उन पे बात भी नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टाइम। सो वी मस्ट केयर ऑन दोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैव ग्रेटर पॉसिबिलिटी टू फॉल इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, देखते हैं। देखिए ज़रा, कह रहा है कि जो अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं वो 3x + 1/x इज इक्वल टू 12 के हैं। ठीक है, इसके रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है? ज़रा इसको थोड़ा सॉल्व करके देखिए। अगर आप इसमें एलसीएम लेंगे तो नीचे x आया और ये x² हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स कि अगर पूरा मैं मल्टीप्लाई करके लेफ़्ट राइट में ले आऊँ तो ये बनेगा जा करके। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इसके रूट है, तो अल्फ़ा बीटा का सम कितना आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा का सम आ जाएगा -b/a, यानी 12/3, 3 4 12, और अल्फ़ा इंटू बीटा कर किया जाए तो c/a होता है, c/a 1/3। ठीक है, और क्या कह रहा है? वैसे इसमें थोड़ा सा वो कर लीजिए वेरिएशन, यहाँ पे आपका 12 नहीं है, 2 है। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, 2 है आपका। ठीक है, ठीक है। तो जब 2 है, ज़रा एक काम करते हैं, हमें ये लाना है ना। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या हम ये सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए? क्या? देखिए क्या इसको हम ये लिख सकते थे? 3x + 1/x होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 3x इंटू 1/x और इंटू में ब्रैकेट में 3x + 1/x। अरे भाई वही फॉर्मूला है भाई, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो ये तो होल क्यूब तो है नहीं, तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है, अगर आपको पता हो, तो इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। ठीक है, तो अब इस a³ + b³ तो है, लेकिन ये नहीं था पार्ट इसमें, तो हमने ये पार्ट ऐड करके इसको होल क्यूब का फॉर्मूला भी बना दिया, और ये वाला पार्ट मैंने माइनस भी कर दिया। क्लियर है बात?
अब करना क्या है, ज़रा सोचिए यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखते तो क्या होता। रखिए ज़रा वैल्यू, इसकी वैल्यू तो 2 है, 2 क्यूब हो जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 माइनस, ज़रा सॉल्व करिए, x टू x कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और इसकी वैल्यू 2 है, 9 तो ये 2 हो गया। 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 कितना होता है, -10। ठीक है तो -10 तो आ गया। अभी जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो -10 आ गई। ठीक है, अच्छा तो वही चीज़ तो करना है। और अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, तो रूट्स तो सेटिस्फाई भी करेंगे ना, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो सेटिस्फाई भी करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे और इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे वैल्यू तो ये भी हमें क्या देगा, -10, बल्कि ये भी आपका -10 ही आता, एफ़ अल्फ़ा और एफ़ बीटा भी आपका -10 ही आता, और दोनों के दोनों इक्वल भी होते हैं। अगर ये वाला इक्वल लगा होता तो हम लोग इसको टिक करते हैं। ठीक है, +10 वाला गलत है, नन ऑफ दिस है नहीं, एक आंसर है हमारा एफ़ बीटा इज इक्वल टू -10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह करेंगे। यहाँ पे एक बार x की जगह x पुट करेंगे, फिर एक जगह x की जगह 1/x कर देंगे, तो 2 इक्वेशन बनेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, देखिए ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। कह रही कि फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइंड है, 4x अपॉन 4x प्लस 2। तो क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, अगर हम 1 - x निकालें इसमें से, फंक्शन में ही 1 - x निकालें, वैसे क्वेश्चन लोगों को याद भी रहते हैं, तो ज़रा करके देखिए, 4 - x अपॉन में क्या हो जाएगा, 4 - x और प्लस 2। ठीक है, अब अगर एक काम करते हैं, दोनों फंक्शंस को अगर हम ऐड करें, थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 4 × 4 - x बनेगा, ये नीचे में भी 4 × 4 - x बनेगा। ठीक है, साथ में +2, तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, 2 से ऊपर 2 कैंसिल कर दीजिए, तो 2 × 4 - x होल अपॉन। देखिए वैसे इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीका मैंने बताया हुआ आपको सॉल्व करने का, इसको इजी जो ट्रिकी है, आपको अपने मन से कोई वैल्यू लेनी है और सब पे चेक कर लेनी है। तो एक काम करते हैं, मैं इज इक्वल टू एक बार ही 1 रखते हैं। ठीक है, इसमें तो f इज इक्वल टू 1 आपने रखा तो कितना आया, 4 यानी 4 अपॉन 4 प्लस 2, 4/6 यानी 2/3। अब एक काम और करते हैं, एक बारी f(1 माइनस) इस पे रख के देखते हैं, 1 - x वाला जो सब्जी का चल रहा है या x - 1 वाला चल रहा है, पहले 1 - x रख लेते हैं, तो 1 - 1 हो गया, तो वो भी इसी से अगर सही है तो इसी पे परफॉर्म करना चाहिए। तो 4 - 1 यानी 0/4 प्लस 2, तो कितना हो गया ये 1/1 प्लस 2 यानी 3, ये तो 0 की वैल्यू हो गई। f(1) और f(0) की वैल्यू ये आ गई। तो जरा सोचते हैं क्या ये दोनों इक्वल थे, नहीं दोनों इक्वल थे क्या, f(1) और f(1 - 1), 0 तो इक्वल तो है नहीं, तो गलत हो गया। और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 0 आ जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। अगर क्या दोनों को जोड़ें, लेकिन दोनों को अगर जोड़ें तो ज़रा जोड़ के देखिए, 2/3 और 1/3, तो ये तो 3/3 यानी 1 आ जाएगा, यानी ये भी सही लग रहा है, फिर तो ये भी सही लग रहा है, तो यानी आंसर सी या डी में से है। तो चलो एक बार कुछ और भी करके देख लीजिए, कोई दूसरी वैल्यू एक बार रख के देख लीजिए, क्या उस पर सेटिस्फाई कर रहा है। 1 पे अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या और किसी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है। ज़रा 0 रख के देखते हैं, चलिए दोनों फंक्शन में 0 रखिए, तो 0 पे तो ये बन रहा था आपका 1/3, और यहाँ पे 0 रखिए ज़रा, तो f(1 - 0) इसको भी निकाल लेते हैं, तो 1 - 0 यानी 1 आया, तो 1 मतलब 4/6 यानी 2/3। हाँ, इनको जोड़ने पे तो 1 आ रहा है, ठीक है। क्या इसमें आएगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। 0 रखने पे f(0) जैसे रखेंगे भाई, x कीजिए, f(0) रखेंगे तब तो आपका वही 1/3 आ रहा है, लेकिन जब ये x - 1 यानी f(0 - 1) ज़रा रखिए, तो 0 - 1 आप रखेंगे तो यानी -1 आएगा फिर तो, है ना।
-1 यहाँ पे रखेंगे तो 4 पावर -1 आएगा अपॉन 4 पावर -1 प्लस 2, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, तो कुछ और ही बनेगा। इसका मतलब ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ये। देखिए बच्चों, कभी कभी जब हम लोग आंसर में अपने मन से वैल्यूज़ एक्स की रखते हैं तो ये जो वैल्यूज़ 0 हो गई, 1 हो गई, ये सब ईजी तो होती हैं, अपने मन की वैल्यू से 0 ईजी तो होती हैं, लेकिन ये कभी कभी 2 रिज़ल्ट हमें दे देती हैं। तो उसके बाद जब हमें 2 रिज़ल्ट मिल जाता है तो हमें किसी और वैल्यू पे जंप करना चाहिए जो कि इजी हो, बट ज़ीरो या उसकी वजह से कुछ जो हमें क्या कहते हैं कन्फ्यूजन आता है उसको सही कर देती है, और कोई एक नया, इन दोनों में से कोई एक आंसर हमें ज़रूर दे देती है। ठीक है बात? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक, देखिए देखिए क्या है इसमें, पाई स्क्वायर है। पाई स्क्वायर मतलब 22/7 का स्क्वायर है ना। तो 22/स्क्वायर क्या होता है, 484/49। आप इसे डिवाइड करोगे, आई थिंक 8 पॉइंट समथिंग 10 टाइम्स में, तो ये कितना जाएगा, 10 टाइम्स में तो ये 490 पहुँच जाता है। इसका मतलब ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा। और आपको पता है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर ये पॉजिटिव है तो इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर होता है, यानी ये एक तरीके से 9 लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, 9x, ठीक है, sin 9x। और यही यहाँ पे ये -9 हो जाएगा, तो -9 पॉइंट समथिंग क्या होता है, उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर यानी -10। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे sin 9x लिखा हुआ है और यहाँ पर -10x लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस तो बाहर चला जाएगा, तो बनेगा। तो इस तरह से अपना जो फंक्शन बना जा करके sin 9x माइनस sin 10x। अब इनमें से सेटिस्फाई करा लीजिए कौन सा सही हो रहा है, ठीक है। बस यही फंक्शन बन गया आपका। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन इसी टाइप के आने की ज़्यादा संभावना भी रहती है। कह रहा फंक्शन में डोमेन क्या है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो। तो चलिए अपने रूट के अंदर थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसे। आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखिए ऐसे केस में जब रूट आ जाता है तो हमें एक काम करना पड़ता है, क्योंकि भाई रूट में हमें किस चीज़ से बचना है, रूट के अंदर नेगेटिव लाने से बचना है। तो नेगेटिव कब आएगा, एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से नेगेटिव आ जाए उससे बचना है। तो पहले होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा। एक काम करते हैं 1 जोड़ लेते हैं और 1 घटा लेते हैं, तो जिससे कि होल स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है इसलिए बना लिया है सबने। ये क्या बन जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, और माइनस का जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो +1 हो जाएगा वो, और ये हो जाएगा आपका x+1 का स्क्वायर। तो एक तरीके से 3 - x+1 का होल स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर जो भी कुछ बन गया है इतना पूरा, इसकी वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए भाई, इसकी वैल्यू हमारी 0 या 0 से बड़ी आनी चाहिए। इस हिसाब से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, और यही तरीका होता है हमारा क्या निकालने का, डोमेन निकालने का, अगर रूट में फंक्शन है तो देखिए ज़रा, अब 3 को अगर हम उधर भेजें, या 3 को नहीं भेजना है, इसको भेजना है, तो इसको उधर भेजेंगे तो 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x+1 होल स्क्वायर। सो अभी क्या होगा, देखिए वैसे ये करना ही नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए आपको दिखाते हैं। जिसको √3 स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर माइनस x+1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना तो मिल गया। देखिए अभी a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो a माइनस b और एक ब्रैकेट में a+b, √3 + x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या लाना है, 0 या 0 से बड़ा। तो 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर या तो प्लस में होंगे दोनों तभी मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ सकता है, या तो दोनों माइनस में होंगे तो भी प्लस आ सकता है। तो अगर आप दोनों प्लस में लेंगे तो क्या आएगी एक्स की वैल्यू, देखिए दोनों प्लस में लेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा और ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो दोनों से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी उधर गया, और या x को ही उधर भेज दीजिए क्योंकि x नेगेटिव है, उधर जाएगा तो x आएगा लेस देन इक्वल टू √3 - 1, और इस वाले से क्या आएगा, x यही रहने दीजिए, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 - √3। एक तो चीज़ यहाँ से ये मिलेगी, यानी क्या हुआ, इससे बड़ी वैल्यू, तो देखिए इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू, तो इससे छोटी वैल्यू, तो आंसर क्या है बी वाला। समझ में आई बात। देखिए यही डोमेन रेंज, यही वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 क्वेश्चन तो यही मिल जाएंगे हमें लगता है, ठीक है।
एटलीस्ट 1 तो मिलने ही वाला है इस पॉइंट से, एटलीस्ट ये डोमेन रेंज से। बाकी रिलेशन और फंक्शन से तो है ही, सेट से भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा, यहाँ पे क्या है, इसमें भी डोमेन चाहिए, तो डोमेन के लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 2 नहीं रख सकते, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो यानी 5 नहीं रख सकते। तो ये 2 केस तो पहली बात तो हो ही गए, ठीक है। 2 और 5 तो चाहिए ही नहीं, 2 और 5 को हटाना पड़ेगा, ठीक है बात। अच्छा भाई, तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया, बाकी का सोचते हैं। बाकी का थोड़ा सा सोचिए, इसी में से रख के देख लेते हैं। देखिए -3 और -∞ के बीच की कोई अगर हम वैल्यू रखें इसमें, तो क्या वो सही आएगा, रूट के अंदर मतलब पॉजिटिव बनेगा कि नहीं। पॉजिटिव भी बनाना है और नीचे 0 भी नहीं लाना है। तो -3 से पीछे -4 रख लीजिए। यहाँ पे -4 जैसे रखेंगे आप, तो क्या होगा, माइनस अंडर रूट में हो जाएगा -1, और नीचे में क्या रखेंगे, जब -4 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +4, 4 to 6 हो जाएगा, और -4 यहाँ रखेंगे तो -9 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी ये तो सही है, ये अंतराल तो ठीक है। 2 से 5 के बीच की वैल्यू अगर रखें तो क्या होगा, 2 से 5 की बीच की वैल्यू तो 3 रख लीजिए। 3 + 3 6 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, और 3 - 5 हो गया आपका -2, तो -+2 3 6, यानी ये भी सही है। तो ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और है जो सेटिस्फाई ना कर रहा हो क्या? -3 सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो -3 जो है इसका बाउंड है। -3 क्या है, क्लोज इंटरवल की जगह पे है, तो क्लोज इंटरवल की जगह पे है, तो क्या ये सेटिस्फाई करना चाहिए? अगर -3 रखेंगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा। हाँ 0 तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आंसर आप यहाँ पे भी है। तो ये तो कह रहा है -3 को छोड़ दीजिए, लेकिन क्या छोड़ सकते हैं? लेना तो वो भी है ना, डोमेन तो हमें सारा बताना पड़ता है, कुछ छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। सो आंसर इज ए। ऐसे इसको देख लीजिए, सेम कर लेंगे। ऐसे इसको सोचिए, इसमें भाई यहाँ से भी रूट से, ये वाला मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसमें देखिए रूट से बाहर निकालना है, यहाँ भी रूट से बाहर निकालना है, तो और पॉजिटिव भी करना है, रूट में पॉजिटिव रखना है। तो ये वाला रूट तब पॉजिटिव होगा जब x - 1 की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, और ये वाला रूट तब पॉजिटिव होगा जब ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू मिल रही है कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, और यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है कि x की वैल्यू 3 या 3 से छोटी। तो 3 या 3 से छोटी, 1 या 1 से बड़ी, तो 1 से 3 तक हो गया। आई बात समझ में? क्लियर है बात? क्लोज इंटरवल में, क्योंकि 1 भी रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। तो आंसर नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिसमें ज़्यादा फालतू का समय ना लगे, क्योंकि MCQ है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसमें भी कर लेंगे आप, डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, ये डोमेन। क्लियर है बात? कर लेंगे, ठीक है भाई। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ये सोचना भी आपका ज़रूरी हो जाता है कि पहले तो नीचे 0 नहीं है, यानी -2 तो नहीं रख सकते, है ना। -2 तो चाहिए ही नहीं, तो पहले तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, आप केवल देख लीजिए इसी में से रख करके। देखिए -2 तो चाहिए ही नहीं, -2 रख ही नहीं सकते, है ना बात। तो ये तो गलती हो गया। -1 से 1 के बीच में कुछ रख सकते हैं क्या? रखिए ज़रा, -1 पहले रख लीजिए। -1 रखेंगे तो भैया -1 तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि -3 हो जा रहा है, और ये अंडर रूट के अंदर -3 और 1 हो जा रहा है, तो अंडर रूट 3 तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना देगा, तो यानी ये भी गलत है। नन ऑफ दीज कह रहे कि 5 मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसमें रखा जा सके। क्या ऐसा है? ऐसा है कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखी जा सकती? सोच करके देखते हैं, स्वयं विचार करते हैं, ठीक है। तो कैसे सोचते हैं, देखिए वैल्यू रख के देख लीजिए, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो बात समझ में आती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि ये इसमें क्यों नहीं रख सकते, क्या नहीं रख सकते। देखिए, तो आप अगर इस पर थोड़ा सा और सोचेंगे तो चलिए, सबसे इजी वैल्यू 0 रख के देंगे। 0 रखेंगे तो भी ये नेगेटिव आएगा, यहाँ भी नेगेटिव आएगा, तो कोई ऐसी वैल्यू दिख नहीं रही है जिसकी वजह से ये क्या कहते हैं, एक वैल्यू दे ऐसी जो रियल हो, ठीक है। सो 5 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई? ठीक, अब यहाँ पे देखिए log ऑफ mod x। मॉड क्यों लिखा है कि मॉड के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो लॉग क्या होता है भाई? लॉग अपने अंदर की पॉजिटिव वैल्यू पे तो डिफाइन होता है। लॉग के अंदर जो प्लेसिंग होती है वो पॉजिटिव पे ही डिफाइन होती है, और यहाँ पे इन्होंने पहले से मॉड लगा दिया है, मॉड लगा दिया है। अब मॉड लगा देंगे, डोमेन मतलब क्या क्या रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ज़रा, और सारी रियल वैल्यू रख सकते हैं, एक वैल्यू को छोड़कर 0। क्यों? देखिए लॉग के अंदर जैसे आप 0 रखेंगे तो लॉग 0 हो जाएगा, और लॉग 0 की वैल्यू कितनी होती है? -∞, ठीक है। तो आपको पता है
कि जब भी हम कोई वैल्यू रखने, मैंने क्या बताया था नीचे भी, जब डिवीज़न में x-2 आ रहा था तो मैंने क्या बोला था कि x की वैल्यू 2 नहीं रख सकते। तो बात समझ आई कि यहाँ पे वो वैल्यू नहीं रख सकते जिसकी वजह से हमारी दिक्कत कर जाए। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डोमेन बताना है, यहाँ पे वही चीज़। ठीक है, x कॉमन लेकर के फिर पॉजिटिव नेगेटिव समझना है। ये क्वेश्चन कोशिश करिएगा अगर करने का मन हो तो, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए द डोमेन ऑफ द फंक्शन वैसे चेक करना है, क्रॉस चेक करके रख करके एंड पॉइंट ज़रूर रखिएगा, क्योंकि एंड पॉइंट हो सकता है कि अगर उसमें फॉल कर रहे होंगे, मतलब सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो वो भी लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 को नहीं लिया है, यहाँ पे 3 को लिया है, जैसे यहाँ पे -3 को नहीं लिया है, यहाँ पे -3 को लिया, तो चेक करना पड़ेगा। जब इंटरवल दिया होता है तो उसके एंड पॉइंट एक बार चेक कर लेने होते हैं, और उसके मिडिल की वैल्यू। ओपन है तो एंड पॉइंट नहीं चेक करने हैं, क्लोज है तो ज़रूर चेक करेंगे, उनमें से जो सेटिस्फाई करेगा उसे रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द रेंज ऑफ फंक्शन दिस। रेंज क्या होती है भाई इसकी रेंज क्या होती है? ये भी सिग्नम फंक्शन का 2 पार्ट है। कह रहे रेंज क्या आएगा, बताया था ना अभी सिग्नम फंक्शन 1, -1 और 0। 0 कब होता है? जब x = 0 हो। -1 कब होता है? जब <0 हो। और +1 कब होता है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो रेंज क्या आएगा? रेंज भैया ये 2 ही आएंगे, और तीसरा अगर कहें 0, ठीक है, क्योंकि आप इसे 0 अगर लाना चाहेंगे, जब 0 पुट करेंगे तो 0/0 तो भाई बन जाएगा गड़बड़। तो एक तरीके से यहाँ पे स्पेसिफाई भी करना चाहिए कि x को हमें 0 नहीं लेना है पहले से। तो आंसर इसका यही वाला था, मैंने बताया था ना इसमें। ऐसे इसमें भी सोच लेंगे। अभी क्या fx = mod x-1 इज़, कह रहा रेंज चाहिए। रेंज क्या क्या आ सकता है भाई? देखिए रेंज जो है ना, रेंज तो मॉड लग गया इसका मतलब नेगेटिव तो नहीं मिलेगा, तो हमें सारे पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो 0 से इन्फिनिटी तक सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 - 1 क्या मिला? 0 मिला ना। अब अगर बहुत बड़ी वैल्यू रखेंगे तो इन्फिनिटी -1, अरे मतलब इन्फिनिटी में कुछ भी घटा हो तो इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इन्फिनिटी भी हमें पता है ओपन इंटरवल लगता है, तो 0 से, और मॉड लगा ही हुआ है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है ना, 0 भी आ रहा है यहाँ पे, 0 को तो इसने हटा दिया है ओपन इंटरवल ने। देखिए नेक्स्ट, fx = √x² + 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? fx × y = fx × fy, क्या x y का मल्टीप्लिकेशन? तो देखिए कुछ करना नहीं है, एक बार आप वैल्यू ले लीजिए, कोई भी 2 ले लीजिए वैल्यू। एक बार ये x की जगह पर रख दीजिए, 1, तो कितना आएगा? 2 आ गया अंडर रूट में। एक बार 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो आएगा 5। अब ये क्या कहता है, सबको एक बार सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। 1 × 2 f × x, x × y, 1 × 2, तो 1 × 2 = f(1 × f(2)। क्या ऐसा है? ये तो 2 ही आएगा, और f(2) की वैल्यू तो फिर से √5 आ जाएगी। √5 = √2 × √5। क्या ऐसा होता है? नहीं, गलत, बात गलत हो गई है। अब अगर हम इसके जगह पे ये वाली बात करें, अभी हमने 1 × 2 किया तो f√2 आया। क्या ये इससे बड़ा है? नहीं, ये भी बात गलत है। क्या ये इससे छोटा है? जी हाँ, तीसरी वाली बात एकदम सही है। आपको उसे कोर के अंदर नहीं जाना, आपको ट्रिक से सॉल्व करना है, ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट देख लीजिए। ये इसका मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, कि दिस डिनोट्स द ग्रेट। अभी थोड़ी देर के लिए इसे x मान लीजिए, तो ये x ही लिखा हुआ है, तो इसको एक तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए और इसी की तरीके इसको सॉल्व करिए। क्या होता है भाई? ये आएगा आपका x - 2 और x - 3। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू = 2 आ रही है और 3 आ रही है। तो 2 और 3 कब आती है? 2 तभी आ सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 तब आ सकती है जब उसकी वैल्यू 2, +2 या 3 से कम हो, यही बात होती है ना। और 3 तब आ सकती है जब उसकी वैल्यू 3, एग्जैक्टली 3 या 4 से कम हो, है ना। तो अगर 2 या 2 से कम है तो एक तरीके से आप देखें तो 3 या 3 से कम है, तो यहाँ पे एक लाइनिंग ये बनेगी, कहाँ तक? यहाँ तक, ज़्यादा आगे कर दिया मैंने, यहाँ तक बनेगी। ठीक है, डार्क यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 3 को छोड़ना है। और इसमें 3 तब आ सकती है, 3 वैल्यूज़ की तब आ सकती है जब ये 4 से कम या 3 तक हो। ठीक है, बात समझ में आई बात समझ में? अब देखिए एक चीज़ और देखिए, 2 और 3 के बीच, जब 2 कब आएगी? जब वो 3 से कम हो, ठीक है, और 2 तक हो। और 3 वो तब आएगी जब वो 4 से कम हो और कहाँ तक हो?
3 तक हो। तो देखिए आंसर फिर क्या होना चाहिए, आंसर तो भाई पूरा होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक पूरा सपोर्ट कर रहा है, 2 से लेकर 4, लेकिन 4 को नहीं लेना है। तो आंसर हमारा x बिलोंग्स टू 2 से 4। अब देखिए ये कह रहा है इसमें भी रेंज चाहिए आपको, रेंज चाहिए। तो रेंज क्या क्या हो सकती है, देखिए ध्यान से, एक जो कॉस की वैल्यू है वो मैक्सिमम से मिनिमम जो होगी वही, उसकी वजह से जो आंसर हमारा आएगा वही हमारा रेंज होगा, है ना, क्योंकि इसी में x है। बस हमको क्या करना है, कॉस की वैल्यू एक जगह बचानी है जहाँ पे नीचे जीरो हो जाए। तो नीचे जीरो कब हो सकता है, 1 - 2 cos x जीरो कब हो सकता है, जब cos x की वैल्यू 1/2 हो। 1/2 किस पे होती है भाई, 1/2 होती है वैल्यू cos की 60 डिग्री पर। अब 60 डिग्री पे हमें बचाना है, तो समझते हैं। और देखिए जैसे आपने cos की वैल्यू रखी मैक्सिमम वाली, cos x की वैल्यू -1 रखी, ठीक है। तो जैसे आप -1 रखोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू कुछ भी होगी, तो मैक्सिमम आपने वैल्यू कितनी रखी, -1 आई, 1/1 - 2 इंटू -1 यानी आई 1/3। तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये आएगी 1/3, ठीक है। और अगर हम इसे इसकी सबसे छोटी वैल्यू यानी सबसे छोटी वैल्यू तो हमने रखी, सबसे छोटी वैल्यू की वजह से सबसे बड़ी वैल्यू आती है, और सबसे क्योंकि डिवीज़न में है ना, डिवीज़न में सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू बना देता है, और सबसे छोटी वैल्यू रखते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू बना देता है डिवाइड करने के बाद। अब यहाँ पे अगर +1 रखें, 1/1 - 2 टाइम्स 1, तो 1/1 - 2 यानी 1/-1 यानी -1, तो सबसे छोटी वैल्यू -1 आ गई और सबसे बड़ी वैल्यू 1/3। तो आंसर इज़ बी। देखिए फंक्शन के तो जितने क्वेश्चन मुझे ऐड करने थे सारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, लिमिट कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको इस वीडियो में और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में वो पूरा ख़त्म, और फिर उसके बाद तीसरी जो वीडियो होगी इसमें इंटीग्रेशन भी ख़त्म कर देंगे। चलिए देखते हैं उसको भी, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी सब उसी में हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं थोड़े से, MCQ क्वेश्चन आपके हैं किसके बेस पे, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के। अब ये मैंने कहाँ कहाँ से खोज करके आपके लिए अरेंज किया ये मैं ही जानता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके फॉन्ट थोड़े इधर उधर हो गए हैं, कोई बात नहीं, मैं बताता रहूँगा क्या क्या कहाँ पे है। मेरा फंक्शन ऑफ x 2x है, और फंक्शन ऑफ gx x² + 1 होल अपॉन 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आ डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन वो होता है जहाँ पर लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी पहुँच जाए, ठीक है, और या डज नॉट डिफाइंड हो, नॉट डिफाइंड हो जहाँ पे। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा क्या। देखिए अगर वैसे देखेंगे आप तो 2x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और x² + 1/2 भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन, जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं हमारे, वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं, ऑलवेज, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको हम दोनों को जोड़ दें, जोड़ने पे कोई दिक्कत नहीं है, घटाने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं। जब डिवीज़न करते हैं तो नीचे चला गया gx, और नीचे हम किससे बचते हैं, जीरो होने से। तो जीरो होने से बचेंगे, है ना। तो जीरो होने से बचना है अगर आपको, तो आपको भाई नीचे ही ज़ीरो हो सकता है, बोला क्या है, कैन बी, हो सकता है, तो केवल नीचे वाले से बचना है, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी वाला। बाकी सारे तो कॉन्टिन्यूस आएंगे, दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा कर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन क्या है, फंक्शन थोड़ा अजीब सा लिखा हुआ लग रहा है, मैं सही लिख देता हूँ, 4 - x² अपॉन 4x - x³, ये है फंक्शन, ठीक है। बोल रहा है कि क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस एट ओनली 1 पॉइंट, कह रहे हैं कि डिसकॉन्टिन्यूस है केवल एक पॉइंट पे, या ओनली 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है, या फिर 3 पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, है ना। ज़्यादातर केसेस में हमें दिक्कत कहाँ होती है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर को जरा सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। ज़रा x कॉमन लीजिए, तो 4 - x², ठीक। तो x अगर ये ज़ीरो हो जाता तो इन्फिनिटी हो जाता, यहीं पे दिक्कत करता, तो यहाँ पे x या तो ज़ीरो आ जाएगा, या x² - 4 ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ से 2 भी मिल जाएगा और -2 भी मिल जाएगा। तो कितने पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा, 3 पॉइंट पे, तीनों पे इन्फिनिटी देगा। सो द आंसर इज़ व्हाट, इस केस में आंसर हमारा सी वाला है, और इसमें तो डी था। इसके बाद आइए, द फंक्शन e⁻⁻ x, अच्छी बात है, कह रहे कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। देखिए कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनीशन होती है, जो फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का भी फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, तीनों चीज़ें बता देता हूँ। देखिए आपके कॉन्टिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x
एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ, अगर x इज इक्वल टू ए पे चेक करना हो, a माइनस एच, ये राइट हैंड लिमिट यहीं पे प्लस कर दीजिए, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो ए प्लस एच और फंक्शनल वैल्यू एट ए, ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए तभी ये कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अच्छा, और बात, इन तीनों में से कोई एक भी इक्वल नहीं होता तो वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है, या फिर इन्फिनिटी आ जाएगा तब तो बात सही है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कॉन्टिन्यूस होगा नहीं। अच्छा, फिर आती है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में दो चीज़ें चेक करनी पड़ती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए आपको, लिमिट वन वेरिएबल वाली की बात कर रहे हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, जहाँ पे चेक करना है आपको, माइनस एफ ऑफ ए होल अपॉन माइनस एच, ये होता है फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए क्या है, वही पॉइंट है जिसका हम लोग चेक कर रहे हैं, अपॉन एच। ये दोनों की वैल्यू इक्वल भी होनी चाहिए और एग्जिस्टिंग भी होनी चाहिए, तभी जा कर के ये क्या होता है, तभी जा कर के ये हमारा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है। अच्छा भाई, कुछ पॉइंट्स और याद कर लीजिए। क्या, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल आप मे भी कह सकते हो, मे बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो। अगर नॉट कॉन्टिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल, आप श्योर हो जाना कि डिफरेंशिएबल नहीं हो। याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन भी है बेस्ड और पेपर में आते भी हैं। अगर हमने कहा कि डिफरेंशिएबल है, अगर हमने पहले चेक कर लिया डिफरेंशिएबल है, तब भी श्योर हो जाइएगा, श्योर है कि कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। अगर हमने कह दिया डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, तो मे बी कॉन्टिन्यूस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चारों चीज़ें याद रखिएगा कि कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कतई नहीं होगा, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है। ये सारे एक पॉइंट याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बात बोल रहा है ये। देखिए, फंक्शन है ई पावर मॉड एक्स, ई टू दी पावर मॉड एक्स। अच्छा भाई, वैसे ई पावर एक्स का जो ग्राफ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव का ग्राफ ऐसे जाता है, नेगेटिव का ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है, ये वन पे कटता है दोनों के दोनों। ये किसका ग्राफ है, ई पावर एक्स का, है ना, और ये जो इधर वो ग्राफ गया ई पावर माइनस एक्स का। तो ये क्या कहना चाहता है, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉन्टिन्यूस तो हमेशा होता ही है भाई, कभी टूटता तो है नहीं ग्राफ, ये दोनों ही। ये कह रहे डिफरेंशिएबल नहीं है ज़ीरो पे, एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो रख रहे तो वाई की वैल्यू बना रही, तो डिफरेंशिएबल तो है ही ये तो बात गलत है। अच्छा, फिर क्या है डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको ग्राफ से चेक करनी है तो ग्राफ में सिर्फ एक ही चीज़ पता करनी होती है। अगर ग्राफ में शार्प एज दे रहा है इस टाइप से, तो वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ग्राफ इन्फिनिटी चला जाए, जैसे 10 की ग्राफ की बात करें, अगर 10 ये फंक्शन होता तो 10 हर बार 90 पे इन्फिनिटी चला जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्फिनिटी चला जाएगा, तो वो वहाँ पे जहाँ पे इन्फिनिटी चला जाएगा वो तो भाई कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता, डिफरेंशिएबल कहाँ से होगा। तो बात अच्छी है। तो इन्होंने क्या बोला, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अच्छा भाई, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, कह रहे कि हर जगह डिफरेंशिएबल भी है। तो ये क्या कहना चाहता है, सब जगह कॉन्टिन्यूस है, सब जगह डिफरेंशिएबल। सही है, ये बात एकदम सही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू, हाँ ये बात एकदम सही है। क्या सही है, नहीं भाई मॉड लगा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिए। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि जो ऊपर स्टेटमेंट है जीरो पे चेक करने को बोला है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई स्पेशली कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जिसमें कुछ अलग से एक्स की वैल्यू ना दी हो लेकिन उसके ऑप्शन में दी हो, तो उसे ज़रूर चेक किया करिए, क्योंकि वही आंसर हो सकता है। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर कह रहा है डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर ज़ीरो माइनस एच माइनस वन माइनस ई पावर ज़ीरो, मॉड में रखना है, मॉड में रख लीजिए, अपॉन में माइनस एच। तो भाई ये तो वन हो जाएगी इसकी वैल्यू, और ये माइनस एच है तो ये प्लस एच हो जाएगा, ई पावर प्लस एच अपॉन माइनस एच। लिमिट तो लगा ही है, मान लेते लिमिट लिखी हुई है। ई पावर एच को अगर आप यहाँ पे वन है, माइनस वन भी है भाई, यहाँ पे वन है ना, अगर एक्सपेंड करेंगे तो वन प्लस
एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू, अरे ये ई पावर एक्स की सीरीज़ है भाई, -1 अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल, और अगर आप ऊपर से h कॉमन ले लोगे सब में से तो ऊपर से h कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर में 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2h के साथ, तो ये कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा। और जैसे आपने लिमिट रखी है h = 0 तो सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ 1 और -1 यानी -1 आएगा। ठीक है, -1 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में भी सेम वही चेक करेंगे, बस क्या अंतर क्या आएगा, e की पावर यहाँ पे h तो रहेगा और नीचे पे +h हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो यहाँ -h था, उसकी वजह से -1 आया था, नहीं तो ये कितना आता है +1। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1 और ये आया +1, जो कि इक्वल नहीं है, इक्वल होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, यानी ये बात तो ये सही कह रहा था। कौन सी बात, कि ये कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है बट डिफरेंशिएबल नहीं है x = 0 पे। याद रखिएगा ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी लग रहा है ये भी। कह रहे फंक्शन क्या है, f(x) = x² sin 1 अपॉन x लिखा है, थोड़ा देखिएगा इधर इधर थोड़ा सा खिसका दिया इन्होंने। फंक्शन क्या है हमारा, x² sin 1 अपॉन x। ठीक है, और ये जो PDF आपके सामने चल रहा है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है आपके लिए, ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा, मतलब ये किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, कुछ लिमिटेशंस होते हैं जो हम लोगों ने आपके लिए खोज करके रखे हैं, तो ये लिमिटेशंस हैं वो आपको नहीं दिए जा सकते, मतलब ये हमारे खुद के हाथ में नहीं है। ठीक है, ये हम किसी को नहीं दे सकते। ठीक ना, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। ठीक ना, और इसको समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, समझ करके अपना सॉल्व भी कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहे कि x ≠ 0, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x = 0 दैट द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x = 0। अगर x = 0 पे कॉन्टीन्यूस है तो x = 0 पर इसकी वैल्यू बतानी है। अरे बहुत बड़ी बात नहीं है भैया, ये तो हम लोग क्लास 12 में सीखे हैं। 0 जैसे रखेंगे तो 0² sin 1/0, sin 1/0 बड़ा ही मज़ेदार चीज़ है। sin 1/0 मतलब, sin 1/0 का मतलब है sin इन्फिनिटी। sin इन्फिनिटी क्या होता है बच्चों, साइन हो चाहे कॉस हो, उसके अंदर इन्फिनिटी आता है तो उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से ऑसिलेट करती है, ऑसिलेट बिटवीन -1 एंड +1, इन्हीं के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। मतलब जब आपने सोचा, इसका ग्राफ कैसे सोचेंगे, ऐसे तो ग्राफ बड़ा ही प्रेम से ऐसे बढ़ता है इसका, लेकिन जैसे आपने साइन इन्फिनिटी का ग्राफ की बात की तो ये इतनी बार घूम जाएगा, इतनी ही दूरी में -1 से +1 के बीच में, कि आप जब सोचोगे यहाँ पे तब तक वो आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन एक चीज़ तय है कि ये -1 और +1 के बीच में होगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन हम 0 से करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना है, 0। नेक्स्ट देखिए, क्या द डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन इसी में आ गया, cos इनवर्स 2x² -1 विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स x। विद रिस्पेक्ट टू है तो यानी दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी बात है, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो अगर हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, x के प्लेस पर अगर हम cos थीटा रख दें, और तो फिर cos थीटा क्या बन जाएगा, cos थीटा क्या बन जाएगा, cos इनवर्स x। तो ज़रा यहाँ पे cos थीटा रखिए, इसको फंक्शन मान लेते हैं fx। तो अगर आप जैसे ही रखेंगे तो बन जाएगा cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। cos से cos हट गया, 2 थीटा बचा, तो 2 थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 cos इनवर्स x। ठीक है भाई, है ना। अब ये बन गया हमारा फंक्शन। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए ज़रा, तो 2 × -1 अपॉन √1 - x², तो ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब ये जो cos इनवर्स x है इसका भी डिफरेंशिएशन कर लीजिए, उसे g' मान लीजिए, हो गया -1 अपॉन √1 - x²। अब विद रिस्पेक्ट टू इसके बोला था ना, तो उसको डिवाइड कर दीजिए, तो कैंसिल हो गई कुछ चीज़ें माइनस के साथ सब कुछ, तो 2 बचा केवल। सो द आंसर इज, ठीक है भाई, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया अपना 2। अब ये देखिए क्या लिखा है, ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, y = √sin x + y भी रूट के अंदर ही है। ठीक है, तभी dy/dx करना है। तो पहले क्या करिए, रूट हटाना है, रूट हटा दीजिए, रूट हटाएंगे तो y² = sin x
और प्लस वाई आ जाएगा। आप डिफ्रेंशिएट करके डी वाई डी एक्स एक तरह कॉमन ले लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है लॉग के अंदर 1 + x² और ये 4x³ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। सॉल्व कर लेंगे। dy/dx आपसे पूछना चाहता है कि dy/dx क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q सो दैट फंक्शन जो लिखा हुआ है, फंक्शन ये है x² + 3x + p और qx + 2। कह रहे कि ये फंक्शन 1 की बात कर रहा है, 1 पर डिफरेंशिएबल है, तो p और q की वैल्यू बात कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल कर लेंगे, वहाँ से रिलेट कर लेंगे, या जैसे आप लेफ्ट और राइट को इक्वल लाओगे तुरंत आप इनमें से देख लेना सेटिस्फाई कौन कर रहा है, आंसर आ जाएगा, वही सबसे अच्छा तरीका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx एट थीटा = π/3 ऑफ दिस x = a sec³ और ये y है बच्चों। तो देखिए दोनों को थीटा के, ये आपको याद हो तो पैरामीट्रिक फॉर्म है। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म, जैसे कैटनरी में था पैरामीटर अपना c, तो यहाँ से हम dx/dθ निकालेंगे, जो भी आएगा dy/dθ निकालेंगे, कुछ आएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dθ से dθ हट जाएगा, dy/dx आ जाएगा और थीटा की वैल्यू हम लोग π/3 रख देंगे। इनमें से कौन सा आंसर आएगा आप बताइएगा मुझे। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या है, ये भी है भाई उसी तरीके से। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x² y = e⁻x - y। डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको पता होना चाहिए ये किस तरीके से करना है। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, सिंपल डिफ्रेंशिएट, dy/dx एक तरफ कॉमन ले लेंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको SW में दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे भी करके दिखाइएगा। dy/dx लिखा है। वीडियो 1 घंटे की बन गई है, मे बी नेक्स्ट वीडियोज़ और भी ज़्यादा बड़ी बनेगी आपके लिए। ठीक है, अभी 2 वीडियोज़ और मिलेंगी आपको जिसमें डिफरेंशिएशन और भी होगा, और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन और क्या नाम है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ख़त्म करने की कोशिश करूँगा जितना इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, और आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल पर मैथ वेब पर। थैंक यू।